लवली स्टूडेंट, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बेटा हमारा पहला एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा मैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसमें पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट को ना पढ़ाकर मैं सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले है हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि खाना खुद से नहीं बना सकते, वो डिपेंड होते हैं किसी और के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसको हम क्या कहते हैं? हिट्रोट्रॉपिक इन नेचर कहते हैं। ठीक है, हम भी कैसे हैं? हम हिट्रोट्रॉपिक है क्योंकि खुद से हम खाना नहीं बना सकते। कभी ऐसा हुआ है कि तुम लोगों ने मतलब एकदम सोच लिया हो कि आज तो हम अपने शरीर में खाना बना के छोड़ेंगे, धूप में खड़े हो गए हो 6-6 7-7 घंटे, उससे क्या होगा? खाना तो नहीं बनेगा पर आपके चेहरे पे टैनिंग हो जाएगी। यानी कि तुम लोगों के पास या मेरे पास किसी के पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम खाना बना सकें खुद के शरीर के अंदर। ये सिर्फ प्लांट के पास अवेलेबिलिटी होती है कि वो खुद से प्रिपेयर खाना कर सकते हैं। विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना सकते हैं, ये हम में नहीं है। ठीक है? तो हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा होता है, यानी एक ईज़ी लैंग्वेज में बताऊँ तो वो ऑर्गेनिज़्म जो कि फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो, चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो। ठीक है? हो गया इतना क्लियर? फिर आता है हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। सैप्रोफाइट्स की अगर मैं बात करूं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो डाइजेशन है वो उनके शरीर के अंदर ना होके बाहर होता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि इनका करने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? कोई भी ब्रेड हुआ या कोई भी ऐसा खाना मटेरियल जिनके ऊपर ये फीड करने जा रहे हैं, वहां पर क्या करेंगे? ये अपने एंजाइम क्रिएट करेंगे। वहां पर जब ये एंजाइम क्रिएट करेंगे तो होगा क्या? उस खाने जो खाना है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या हो सकता है? एब्जॉर्ब हो सकता है। उसको फिर वो क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस ऐसे खाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? सेप्रोफाइटिक इन नेचर बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं फंजाई। इस फंजाई में आते हैं हमारे ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? दूसरा आता है बेटा हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक उस वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं? किसी होस्ट बॉडी के या तो उसके आउटसाइड या फिर उनके शरीर के अंदर रहते हैं, बिना उनको खत्म किए, बिना उनको मारे। उसको बोलते हैं हम पैरासाइटिक। न्यूट्रिशन का जो तरीका होता है उनका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। अब इसमें क्या होता है? वो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट ग्लूकोज या कोई भी फूड है उनको सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा पैरासिटिक इन नेचर। इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल पढ़ना है कैस्केटा। प्लांट्स के केस में आता है कैस्केटा, जिसको हम अमर बेल भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर स्लाइड की एंड में पिक्स लगा दूंगी कैस्केटा की, तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना। दूसरा आता है हमारे, अगर एनिमल्स के केस में बात करते हैं तो लाइस हो गए, लीच हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सारे क्या है? ये भी पैरासिटिक है। आगे बात समझ में इतना क्लियर हो गया? अब आता है हमारा थर्ड वन जो कि हम भी हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी कि हमारा भी जो तरीका है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन का है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इंजेक्शन करना, यानी कि माउथ के थ्रू अंदर लेगा और अंदर ही डाइजेशन करना, उसको हम बोलते बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को 3 बताए हैं। फर्स्ट वन इज अ सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में क्या है? खाना बाहर रखा हुआ है, बाहरी एंजाइम्स क्रिएट करेंगे, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेकंड वन इज पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होगा? या तो वो होस्ट सेल के अंदर या फिर वो होस्ट सेल के बाहर प्रेजेंट होगा और उससे अपना खाना फीड करेगा बिना उसको मारे। ठीक है, थर्ड वन होता है होलोजिक न्यूट्रिशन। होलोजिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज होती है उसको अंदर ले जाके खाने को डाइजेस्ट करना, उस प्रोसेस मतलब उस मैकेनिज्म को या उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? होलोजिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? फिर आता है कुछ होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रिशन मेथड इन अमीबा, या न्यूट्रिशन मेथड एक्सप्लेन करो अमीबा के अंदर या पैरामीशियम के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर, काऊ के अंदर, किसी के अंदर भी आ जाता है, तो ये जो 4-5 प्रोसेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं सब में। ठीक है, तो आप उसको क्वेश्चन को छोड़ना मत। ठीक है, कि हम इसका आंसर क्या लिखें?
जिस अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग जो वो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दीजिए। पहला आता है बेटा इंजेशन। इंजेशन की अगर मैं बात करूं कि वही जो सेम प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को माउथ में ओपनिंग के थ्रू अंदर लेना, ठीक है। सेकंड वन इज अ डाइजेशन। अब वो जो हमने कॉम्प्लेक्स चीज ली है उसको हम क्या करेंगे, अब उसको तोड़ेंगे, यानी कि सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा कि जहाँ पे जैसे हमने डाइजेस्ट कर लिया, अब उसको एब्जॉर्ब करना है। कौन एब्जॉर्ब करेगा, किसके थ्रू होंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होंगे ये। ब्लड वेसल घूमते घूमते हर एक सेल के पास देख के आएगा, क्या बोलते हैं, जो भी चीज हमने एब्जॉर्ब करी है, ग्लूकोज हुआ, जो भी सिंपल फॉर्म में हमने चीजें एब्जॉर्ब करी हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हर एक सेल के पास पहुंचा दिया जाएगा। अब वो जो सेल है उसको जब अपने एनर्जी के लिए उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है। लास्ट वन आता है जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसको हम शरीर से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। तो बेटा मैंने ये 5 स्टेप बता दिए हैं, ये पांचों के पांचों स्टेप कॉमन होते हैं हर एक में। फिर आता है बेटा हमारा जो एक क्वेश्चन बनता है, इजेशन और एक्सक्रिएशन में क्या फर्क है। बेटा फर्क समझने की कोशिश करना। इजेशन वो पार्ट है जो कि हमारे ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है, यानी कि वो अनडाइजेस्ट पार्ट जो कि क्या हुआ है, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ है ब्लड वेसल्स के थ्रू, यानी कि वो अनडाइजेस्ट था, एंजाइम उसको प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाई, अब उसको शरीर से हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं एक्सक्रिएशन की, तो एक्सक्रिएशन का में क्या डिफरेंस होता है कि वो जो जैसे जो चीजें हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करी, यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू जो चीजें एब्जॉर्ब हुई हैं वो हर एक सेल के पास जा रहा है। अब वो सेल उसको जब यूटिलाइज करेंगी और उसमें से जो उनका एंड प्रोडक्ट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उसको जब वो बाहर निकालेंगी, वो हम क्या करेंगे, उस चीज को हम क्या कहेंगे, वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। बात इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये इजेशन जो है इसमें वो एक्सक्रीट आउट मतलब बाहर निकालते हैं जो कि हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट ही नहीं किया है, हमारे सेल तक ही नहीं पहुंचे हैं वो चीज। और यहाँ एक्सक्रीशन के थ्रू हमारा क्या निकलता है कि भाई जो हमारे सेल्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिया गया है, अब उससे जो एंड प्रोडक्ट निकल रहा है, उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो शरीर से अब बाहर निकालना है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सक्रिएशन कहते हैं, ठीक है। दोनों में मैंने जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दिया है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अवीबा। याद रखना सेम प्रोसेस जो मैंने सेम स्टेप्स आप लोगों को बताए हैं, यहाँ पर वही सीक्वेंस अपने ध्यान में रखना है। कई बार डायग्राम्स दे दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि अरेंज करो, ठीक है, एमसीक्यूज के फॉर्म में दे दिए जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले क्या हुआ, अमीबा जो होता है वो एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। आगे बात समझ में, साथ ही साथ एक्वेटिक होता है। अब होता क्या है कि इसके पास सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फिट जिसको बोलते हैं, दिखावा, एक छलावा जिसको बोलते हैं फॉल्स फिट। ये क्या करता है, ये अपनी जो मूवमेंट है इस सूडोपोडिया की वजह से कर पाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई भी फूड पार्टिकल बाहर है तो ये क्या करेगा, उसको फूड पार्टिकल्स को अंदर लेने के लिए अपने सूडोपोडिया को मूवमेंट करवाएगा। सबसे पहले मूवमेंट करवाएगा, यानी कि साइटोप्लाज्म को फेंकेगा, साथ के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसी तरफ जाएंगे, ठीक है। ये क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा, यानी कि अंदर ले लेगा फूड को, फूड वैक्यूल बन जाएगा। फूड वैक्यूल अब किसके साथ ज्वाइंट होगा, लाइसोजाइम्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं उनके साथ ज्वाइंट होके जो भी एंजाइम है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो यूनिसेल, क्योंकि पहली बात तो ये याद रख लेना ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसके हर एक शरीर मतलब इसके हर एक पार्ट में, उस हर एक सेल के कॉर्नर तक ये चीजें पहुंचा दी जाएंगी और उसको उसी के अकॉर्डिंग यूटिलाइज किया जाएगा ग्रोथ के लिए, किसी भी पर्पज के लिए। वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। और फिर बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस है, याद रखना, डायग्राम्स के थ्रू याद रखना। इसलिए कह रही हूँ कई बार डायग्राम्स आ जाते हैं, बहुत ईजी आता है कई बार कि डायग्राम्स दे दिया, एमसीक्यूज के फॉर्म में तुम्हें टिक करना है। हम ये छोटी छोटी चीजें भी हम सोचते हैं कि नहीं बहुत आसान है, हम कर लेंगे, और कई बार हम वो गलतियां करके आ जाते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। फिर आता है बेटा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर होता है, एक्वेटिक होता है, ठीक है। इसके पास छोटे छोटे सीलियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि खाने की मूवमेंट करवाते हैं। खाने की मूवमेंट कराएंगे, वाटर करंट करवाएंगे, क्रिएट करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो खाना होगा वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। और इनका जो एक ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ भी बोलते हैं और एक साइटोस्टोम भी बोल देते हैं, इसके थ्रू वो एंटर करवा लेगा। और इसमें भी वही सेम प्रोसेस होगा जो मैंने आप लोगों को 5 स्टेप लिखवा रखे हैं, उस चीज का ध्यान रखना।
हमारी एनसीईआरटी अमीबा और पैरामीशियम के बारे में जिक्र कर रही है, तो वो आराम से इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डाल सकती है। ठीक है, फिर हमारा स्टार्ट होता है बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। इसमें मैंने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में बांट दिया है। ठीक है, पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और फिर है एसेसरीज ग्लैंड, जो भी उसको हेल्प करते हैं वो ग्लैंड जो कि इनके डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं, उन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में अगर मैं बात करती हूँ तो ओपनिंग में यानी कि माउथ, माउथ के बाद आता है बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। याद होता है तो ठीक है, नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी याद रखोगे तो भी चलेगा। फिर आता है इसके 3 पार्ट है डुडोनियम, जिजोनियम, इलियम। ठीक है, वहीं पर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम और लास्ट में एनस और फिर एनल स्फिंक्टर। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना, दिमाग में रखना कि कई बार वो पूछ लेते हैं कि खाना किस किस पाथ को पाथ ट्रेस करना है, कि खाना किस किस के थ्रू जा रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई नो वेरी वेल, बट फिर भी ये सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, फिर आता है एसेसरीज ग्लैंड। एसेसरीज ग्लैंड की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई इसमें हमें याद रखने हैं स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? इंटेस्टाइन में, वेरी गुड। पैनक्रियाज, ऑब्वियसली पैनक्रियाज यानी कि स्टमक के बिलो। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे है? स्टमक के अंदर। लीवर का पता ही है। स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पे है? हमारे माउथ के अंदर, यानी कि सॉरी बक्कल कैविटी के अंदर। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर टंग है, जिसके पास जो कि क्या बियर करके बैठा हुआ है? टेस्ट बर्ड करके बैठा हुआ। फिर स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी। हमारे बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? टीथ होता है, ठीक है, टंग होती है और ऊपर की रूफ होती है। ठीक है, रूफ को क्या कहते हैं नहीं जानने की जरूरत है, बस फिलहाल के लिए इतना जानिए। टीथ का डायग्राम एक बनाया है, टीथ का डेंटल फॉर्मूला जान लीजिए। कई बार डेंटल फॉर्मूले से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादा डीप में नहीं लेके गई हूँ क्योंकि ये टाइम भी नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में लेके जाऊं। हमें उतना ही पढ़ना है जो कि हमारे एनसीईआरटी बताती है हमें। ठीक है, टीथ की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो टीथ में क्या है कि हमारे पास जॉ होते हैं जिसके अंदर टीथ एम्बेडेड होता है, यानी कि फिट होता है, जिसकी वजह से हमारे देखो भगवान ने क्या किया है, गॉड ने ये किया है कि जिनको चांस ज्यादा दिए हैं उनको मजबूती नहीं प्रोवाइड करी है, और जिनको चांसेस कम दे रखे हैं उनको मजबूती प्रोवाइड कर रखा है। यानी कि हमारे केस में अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे केस में हमें पूरी लाइफ ड्यूरेशन के दौरान में हमें 2 बार दांत आ सकते हैं, 2 बार टीथ आ सकते हैं। एक होता है हमारा मिल्क टीथ और एक होता है हमारा परमानेंट टीथ, उसके बाद दाँत नहीं आएँगे। ठीक है? वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ जैसे शार्क वगैरह हो गए, इनमें कैसा क्या सिनेरियो होता है, इनके अंदर क्या होता है कि लाइफ टाइम में जब भी टूटेंगे दोबारा से टीथ ग्रो कर जाएँगे। ठीक है? बट उनको मजबूती नहीं है जितनी हमारे अंदर जितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाई गई है। क्यों? क्योंकि जो हमारे टीथ होते हैं वो जॉ के अंदर एम्बेडेड होते हैं, यानी कि फिट होते हैं सॉकेट के अंदर। ठीक है? आगे बात समझ में? अब होता क्या है बेटा, वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ, हमें इसमें देखना है सबसे बाहर आउटर लेयर जो कि आप लोगों को दिखाई देती है, उसको इनेमल बोलते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। उससे जस्ट अंदर की जो लेयर होती है डेंटाइन, वो भी सेम की बनी होती है, बट इनेमल ज़्यादा हार्डेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो इससे थोड़ा-सा यही इन्हीं का ही कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रेज़ेंट होता है वहाँ पर। ठीक है? वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ, फिर क्या होता है डेंटाइन के अंदर पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी में क्या होते हैं ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह की जो सप्लाई है वो वहीं पर ही होती है। ठीक है? आगे बात समझ में? तो इसका डायग्राम बना रखा है, एक बार इसको देख लेना। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ, टीथ किस में हेल्प करते हैं? मैस्टिकेशन में, खाने को चबाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा खाना स्मॉल पीसेज़ में होगा उतना ही क्या होगा? सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उतने ही अच्छे तरीके से एंजाइम जो है वो उसके ऊपर क्या करेंगे? एक्ट करेंगे, ठीक है? अब क्या हुआ, वहीं पर अगर मैं टीथ की बात करूँ तो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं टीथ, यानी कि हेटेरोडोंट होते हैं, यानी कि 4 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट टीथ होते हैं। पहला बोलती हूँ इंसाइज़र, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइज़र जो होता है बाइटिंग, काटने में हेल्प करता है। वहीं पर कैनाइन्स की बात करूँ टीयरिंग में, यानी कि फाड़ने में हेल्प करता है। वहीं पर प्रीमोलर्स और मोलर्स की बात करूँ ग्राइंडिंग, यानी कि उसको मसलने में, इन सारी चीज़ों में चबाने में हेल्प करता है। इनका ये काम होता है, ठीक है? 4 हमारे इंसाइज़र होते हैं, 2 हमारे कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं, 6 मोलर्स होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? अब आता है मिल्क टीथ का फॉर्मूला याद रखना, 2102 अपॉन में 2102 मल्टीप्लाई 2।
ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल में लिया कैसे है, जैसे कि ये हमारा अपर जो है, ये हमारा लोअर जो है, यानी कि हाफ पार्ट अपर का ऊपर लिख दिया है, लोअर पार्ट हाफ का नीचे लिख दिया है और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया गया है। आगे बात समझ में। मिल्क टीथ में यानी कि बच्चों के जो दांत होते हैं उनके पास क्या नहीं प्रेजेंट होता, प्री मोलर्स बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होता। प्री मोलर्स दूसरे परमानेंट टीथ ही आते हैं, उन्हीं में ही प्रेजेंट होता है, वैसे प्री मोलर्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो विजडम जो हमारा लास्ट मोलर टीथ है वो भी क्या होता है, परमानेंट में ही आता है। ठीक है। आगे बात समझ में, हो गया इतना क्लियर। ये परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है। अब आता है इससे रिलेटेड बीमारी के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी ने फिर से डिस्क्राइब कर रखा है इसके बारे में, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये बताओ, जब हम रात को, हमें क्यों कहा जाता है कि भाई रात को ब्रश करके सोना चाहिए, जब भी कुछ खाओ अच्छे से, मतलब अच्छे से अच्छा, डेंटल कैरीज के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे जो है इसके बारे में डिस्कस कर रही है, तो हमें पता होना चाहिए। चलो मुझे इतना बताओ, डॉक्टर जो होते हैं वो ये सलाह देते हैं कि भाई रात के टाइम पे भी ना जब खाना खाओ तो या तो ब्रश करके सो या गागल करके सो। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, हम ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो होता क्या है कि कुछ ना कुछ खाने का जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो कुछ ना कुछ बच जाता है। ठीक है। अब होता क्या है इससे कि उस टाइम पे क्या होता है, जो बचा हुआ खाना जो हमारे दांतों में लगा हुआ है, कुछ बैक्टीरियाज की प्रेजेंस की वजह से होता क्या है, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो हमारे जो दांत है, एनामल है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ है, सॉल्ट्स के ही बने हुए हैं, तो उनको क्या कर देगा, उनको पिघलाने लग जाएगा, यानी कि डीमिनरलाइजेशन करने लग जाएगा। डीमिनरलाइजेशन करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनेमल हो जाएगा, फिर उसके बाद डेंटाइन हो जाएगा, फिर यानी कि हमारी एक्सप्लोर होगी पल्प कैविटी। जब भी हम ठंडा या गर्म खाएंगे तो होगा क्या कि हमें वहां पे झंझनाहट सी महसूस होगी, उसका कारण सिर्फ यही है। ठीक है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, अगर जाते हो कि भाई ज्यादा ही हो रखा है, तो वो क्या करते हैं, रूट कैनाल को ही निकाल देते हैं, यानी कि पेल्प कैविटी के एरिया को, ताकि तो आप लोगों को झंझनाहट महसूस ना हो। ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात आती है कि रात को ब्रश करने से होता क्या है। भाई रात को ब्रश करने से ये होता है कि जो भी खाना खाया है, अगर बैक्टीरिया के एक्ट से वो एसिडिक इन्वायरमेंट हो भी जाता है, तो जो हमारा जब हमने ब्रश किया यानी कि कोलगेट किया, वो बेसिक इन नेचर है, वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि वो उनके ऊपर एक्ट ही नहीं कर पाएंगे, किसके ऊपर, दांतों के ऊपर। ठीक है। आगे बात समझ में, हो गया इतना क्लियर। फिर आता है बेटा हमारा टंग। टंग के बारे में सब जानते होंगे कि मस्कुलर होता है, सेंसरी ऑर्गन होता है और टेस्ट बर्ड बियर करता है, जो कि हमें टेस्ट के बारे में बताते हैं कि ये स्पाइसी है, ये मीठा है, स्वीट है, खट्टा है, बीटर कड़वा है। ये सारी चीज़ों के जो बारे में टेस्ट बताते हैं वो हमारे किसके ऊपर होते हैं, टेस्ट बर्ड के थ्रू बताया जाता है, और टेस्ट बर्ड कहाँ पे होता है, टंग के ऊपर होता है। ये याद रखना, स्पाइसेस का कोई भी स्पाइसेस के लिए कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है। ठीक है। आगे बात समझ में। फिर आता है बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस की अगर मैं बात करती हूँ, लॉन्ग होता है, ट्यूबलर पार्ट होता है। ठीक है। कई बच्चों से अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो बच्चे ईसोफेगस करके आ जाते हैं। बेटा ईसोफेगस नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है। अब देखो होता क्या है बेटा, ईसोफेगस जो है, पहले देखो खाना कहाँ पे गया, बकल कैविटी में, बकल कैविटी से कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स में। ठीक है। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन रास्ता होता है किसके लिए, फूड पाइप के लिए भी और विंड पाइप के लिए भी। ठीक है। अब कहाँ गया है खाना, अब जाएगा फूड पाइप के अंदर, यानी कि ईसोफेगस के अंदर। अब ईसोफेगस में क्या होगा बेटा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ईसोफेगस की पाइप है, एक बार खाना क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसको पुश कर दिया जाएगा, यानी कि फिर आगे धक्का मार के रिलैक्स हो जाएगा। ये प्रोसेस कहती है ये प्रोसेस जो होती है बेटा, इसको कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल, या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ द वॉल, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ईसोफेगस मतलब सॉरी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। अब खाना चला गया कि अब खाना कहाँ जाएगा, अगर वहीं पर मैं खाने की बात बताऊं तो अब जाएगा वो स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ताकि जो खाना आया है वो एंजाइम से प्रॉपर वे में मिक्स हो जाए। ठीक है। अब उसके बाद खाना कहाँ जाएगा, स्टमक से क्या क्या रिलीज होते हैं बता देती हूँ। सी शेप का होता है, स्टमक से रिलीज होते हैं एचसीएल, म्यूकस और पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ये सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं। हालांकि एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना याद रखना। ठीक है।
हो गया इतना क्लियर। लेफ्ट साइड होता है एक चीज का, इसका भी ध्यान रखना। और गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इनकी मस्कुलर वॉल पे, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यही होता है एलिमेंट्री कैनाल का। कृपया इस चीज को ध्यान रखना, कभी ईसोफेगस मत करके आ जाना। इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, इतना याद रखना, जो हर्बीवोरस होते हैं, जो घास खाते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस के। ऐसा क्यों बेटा? क्या होता है, उनको टाइम लगता है क्योंकि वो सेलुलोज से रिच फूड खा रहे होते हैं, जिससे क्या होता है उनको डाइजेशन करवाने में, प्रॉपर वो करवाने में टाइम लगता है, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस के। ठीक है, आगे बात समझ में। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ आगे, फिर कहना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ एक चीज का ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने आप लोगों को 3 पार्ट बताए थे, डिडोनियम, जिजोनियम, इलियम। डुडोनियम में ओपनिंग होती है किसकी, बाय लीवर की और पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है। याद रखना, लीवर की जो ओपनिंग है यानी कि डक्ट के थ्रू जो ओपनिंग हो रही है वो पेनक्रियाज के अंदर होती है, ना कि डुडोनियम के अंदर होती है। फिर पेनक्रियाज जो है उसकी जो ओपनिंग है, दोनों को मटेरियल को लेके वो ओपन कहाँ पे होता है, डुडोनियम के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, वाइडर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, अब इसके भी फर्दर पार्ट्स हमने बताए थे, सीकम, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम में थोड़ी देर के लिए अनडाइजेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। ठीक है, सीकम से एक पार्ट एक्सटेंड होता है जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, जो कि अब वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि अब इतना यूज में नहीं है। पहले के टाइम पे इसमें सेलुलेज करके एंजाइम होता था, जो कि सेलुलोज को डाइजेशन करवाने में हेल्प करता, डाइजेशन करवाने में हेल्प करता था, अब नहीं है। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। अब आता है बेटा अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, अब हमें पढ़ना है। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में अपना पहला आता है बेटा स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड की अगर मैं बात करती हूँ, तो स्लाइवरी ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करता है, स्लाइवरी अमाइलिस। देखो, मैंने इसको पार्टीशन में बांट रखा है। पहले मैंने सीक्वेंस बताई है, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। कई बार आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेनक्रियाज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टमक। तो देखो, पेनक्रियाज वगैरह के बारे में तो मैं यहाँ पर बताऊंगी, बट उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दिया है। अब आते हैं कि मैं कौन सा ग्लैंड कौन सा एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो स्लाइवरी अमाइलिस प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ लाइजो एंजाइम प्रोड्यूस करता है। स्लाइवरी अमाइलिस क्या करवाता है, किसका डाइजेशन करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है। अमाइलेज वर्ड आ जाए ना, समझ जाना ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाएगा। ठीक है, लाइजोजाइम क्या करवाएगा कि खाने के थ्रू, हवा के थ्रू हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं उनको खत्म करने का काम जो है वो ये करेगा। फिर आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की अगर मैं बात करूं, तो पेनक्रियाज क्या क्या प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाज पेनक्रेटिक लाइपेज, जो कि लाइपेज वर्ड याद रखना किस पे एक्ट करता है, फैट के ऊपर, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन यानी कि प्रोटीन के ऊपर, अमाइलेज वही सेम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, ये चीजें ये प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियास जो होता है हिट्रोक्राइन स्ट्रक्चर होता है, हिट्रोक्राइन इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। मैंने जस्ट अभी जो चैप्टर करवाया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस जगह पे मैंने पेनक्रियास के बारे में अच्छे से बता दिया था कि वहाँ पे हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं एंजाइम, तो ये 4 टाइप के और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, हमें बस इतने ही याद रखने हैं। ठीक है, फिर आता है लीवर। लीवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इस चीज का ध्यान रखना, जब तक आपको वो मेंशन ना करे कि एंडोक्राइन ग्लैंड, तब तक के लिए आप लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड ही आंसर देना। ठीक है, क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस के अंदर क्या होता है, सोडियम बाइल सोल्ट होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम है, बफर की तरह एक्ट करता है, न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि स्टमक से जो खाना आएगा वो कैसा आएगा, एसिडिक इन नेचर में आएगा। अब एसिडिक इन नेचर में खाना आएगा कहाँ पर, डुडोनियम में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ के खाने पे एंजाइम को एक्ट करने के लिए, पेनक्रियाज के एंजाइम को एक्ट करने के लिए उसको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, बेसिक चाहिए। तो उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा और बेसिक इन्वायरमेंट कौन बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर आता है, हाँ एक चीज का ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है कि लीवर क्या कोई एंजाइम सिक्रीट करता है, तो कभी भी हाँ मत करके आना, लीवर कभी भी कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। ठीक है, लीवर जो होता है बाइल ओब्ड होता है, साथ ही साथ इसके जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है और उसको कंसंट्रेट करता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या बनते हैं इनमें से,
क्वेश्चन बन जाता है कि जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव किया हो, तो जो डॉक्टर होगा उस पेशेंट को ये कहेगा कि भाई आप ऑयली चीज़ें कम खाओ। किस लिए खाओ? उसका आंसर आगे बताएँगे, ठीक है? फिर आता है हमारा बेटा डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जिससे हमें डर लगता है। आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन लिखो, प्रोटीन का लिखो। मैम हम भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता हमें। कोई बात नहीं, जिस तरीके से बता रही हूँ वैसे करना। हाँ, कुछ एक डिटेलिंग में यहाँ पे मैंने लिखा ज़रूर है फालतू, उतना पढ़ने की नीड नहीं है, बट जो मैं पॉइंट्स पे हाइलाइट करूँगी उसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डायग्राम के थ्रू गो थ्रू करवा देती हूँ। देखो, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम है। स्लाइवरी माउथ की ओपनिंग है, माउथ यानी कि बक्कल कैविटी। यहाँ पे माउथ में बक्कल कैविटी में कौन से ग्लैंड होता है? स्लाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? स्लाइवरी ग्लैंड। क्या सिक्रीट करता है? स्लाइवरी अमाइलेज। स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है? स्लाइवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन करवाता है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है? फिर आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है कॉमन रास्ता होता है किसका? फूड पाइप का भी और विंड पाइप का भी, ठीक है? उसके बाद खाना आता है, ये जो पाइप दिख रही है दैट वन इज अ ईसोफेगस। खाना फिर कहाँ पे गया? स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद यहाँ पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है? उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने के बाद खाना किस में एंटर करता है? हमारी ये जो पोर्शन है इसको कोलोन कहते हैं, ठीक है? दैट वन इज अ रेक्टम और ये वाला एनसो है, ठीक है? आगे बात समझ में। लीवर है, लीवर के नीचे जस्ट क्या प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर, जिसमें क्या स्टोर होता है? बाइल जूस। बाइल जूस की जो सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू कहाँ आती है? पैनक्रियाज में। और पैनक्रियाज से अंदर फिर कहाँ जाती है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? इतनी चीजें आपको पता चल गई होगी। अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं? माउ बकल कैविटी में कौन सा ग्लैंड? स्लाइवरी ग्लैंड। क्या प्रोड्यूस करता है? स्लाइवरी अमाइलेज। स्टमक में, ईसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होता, कोई डाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखना। ईसोफेगस सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा, पुश करेगा खाने को अंदर नीचे के साइड, ठीक है? वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ स्टमक में, स्टमक में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या सिक्रीट करेगा? एचसीएल, म्यूकस और पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। अब एक क्वेश्चन बनता है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, जिसके पीछे जन और आगे प्रो लग जाना, समझ जाना वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है? तो ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होते हैं? हमने अमाइलेज देख लिया वो इनएक्टिव फॉर्म में नहीं है, हमने और भी एंजाइम देखे वो इनएक्टिव फॉर्म में नहीं, ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों है? क्योंकि बेटा हमारी मोस्टली बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में एक्ट करने लगे तो भाई शरीर को अंदर से खोखला कर देंगे। इसलिए क्या होता है, ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है? अब ये एक्टिव कैसे होंगे? एक्टिव ऐसे होंगे जो एचसीएल होता है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचसीएल के फंक्शन बताओ। तो एचसीएल के दो फंक्शंस होते हैं। एचसीएल एक तो क्या करता है, यहाँ पे खाने के साथ आने वाले जो बैक्टीरिया है उसको किल करता है, वो सेकेंडरी काम है। प्रायोरिटी पे इसका जो काम होता है वो ये होता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को, जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं? बफर की तरह एक्ट करते हैं। बफर की तरह एक्ट करते हैं तो अब क्या होगा? बफर की तरह एक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, वहां पर अल्कलाइन नेचर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पैनक्रियाज से क्या निकलेंगे? ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रेटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन, पैनक्रेटिक अमाइलेज, ठीक है? फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन से एंजाइम रिलीज होंगे? इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है? इंटेस्टाइनल अमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, ठीक है? लैक्टेज, ये सारे एंजाइम रिलीज होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है? लार्ज इंटेस्टाइन से कोई एंजाइम रिलीज नहीं होगा, ठीक है? और वहां से सिर्फ वाटर का ही रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और किसी चीज का भी रीएब्जॉर्प्शन भी वहां से नहीं होगा और ना कोई डाइजेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है? ये चीजें जो थी वो मैंने करवा दी है, एक बार इसको ध्यान में रखना, ठीक है? इतना पढ़ना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।